तो दोस्तों, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हैं। ठीक है? राइट टू फ्रीडम। इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा आएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 18 तक की चर्चा जो है मैंने अपने पिछले वीडियो में कर लिया है ना? अनुच्छेद 19। तो ये जो अनुच्छेद 19 है, इसमें दिया गया है सामान्यतः ये कहा जाता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना? तो इसमें केवल इतना ही नहीं है, और भी चीज़ें शामिल हैं। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें शामिल है, चला देख लेते हैं। पहले ये समझ लो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? जैसे मैं वीडियो बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास जो भी नॉलेज है उसको मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। तो इसमें ये मेरी अभिव्यक्ति की ही आज़ादी है, ठीक है? आप कोई भाषण दे रहे हैं या अपना मत किसी से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है? किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक? या आप जो है एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि सरकार सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक? तो ये सब आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही पार्ट है। एक कलाकार, एक फ़िल्म एक्टर या एक्ट्रेस जो हैं, वो भी तो अपनी इसी आज़ादी का प्रयोग करते हैं। अन्यथा देखिए वहाँ पर राजनीतिज्ञों के बारे में, ठीक है, सरकार के बारे में कितनी सारी चीज़ें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि नागरिकों के पास वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्लियर है बात? तो ये हो गया। इसमें क्या-क्या शामिल है अब ये देख लीजिए। पहला नंबर पर शामिल है इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति और प्रेस प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है? भाषण एवं अभिव्यक्ति जो मैंने अभी आपको समझाया, और प्रेस की स्वतंत्रता इसमें मतलब मीडिया, चाहे वह डिजिटल मीडिया हो, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, दोनों की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। मतलब समाचार पत्रों को, जिसमें हम कुछ काम की खबरें, कुछ चटपटी खबरें, कुछ बेफिजूल की खबरें जो पढ़ते हैं, और डिजिटल मीडिया जैसे जो भी डिजिटल न्यूज़ चैनल हैं, इवन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, इन सबको जो आज़ादी प्राप्त हुई है, वो यहीं से दी गई है, ठीक है? फिर है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है? मतलब पीसफुल असेंबल होने की स्वतंत्रता, मतलब कट्टा-वट्टा लेके, तलवार-वलवार लेके इकट्ठा नहीं होना, है ना? शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा आयोजित कर सकते हैं, ठीक? यही शांतिपूर्ण सम्मेलन जो है जलियांवाला बाग में हो रहा था 1990 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो हमने जो है अपने संविधान में ये बात पहले से ही लागू करके रख दी है, ताकि ऐसा कोई सरकार हमारी सरकार जो है कभी अपने जीवन में ऐसा ना कर सके। क्लियर है बात? तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर है संघ/समिति गठन करने की स्वतंत्रता। कोई संघ बनाने के लिए, ठीक है? कोई यूनियन बनाने के लिए, कोई कमिटी बनाने के लिए, जैसे स्टूडेंट यूनियन, ठीक है? अभी जैसे जो एमपीपीएससी के छात्रों का भी एक यूनियन बनाया गया था, ठीक है? क्योंकि आयोग के द्वारा जो है परीक्षा में बहुत लेट लतीफ़ किया जा रहा था, तो उस वजह से भी जो है वह उनका एक स्टूडेंट यूनियन बनाया गया। श्रम मज़दूर संगठन बनाए जाते हैं, किसान संगठन, डॉक्टरों का संगठन, फिर वैसे ही बहुत सारी समिति बनाई जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी जैसे रहता है, तो कोई इकोनॉमिक समिति है, कोई कल्चरल समिति है, तो इस तरीके की समिति बनाई जाती है? जैसे अभी देखिए नवरात्रि का जब सेलिब्रेशन हो रहा था, तो उसमें होता था ना, है ना? वो लोग बोलते थे कि हम समिति के सदस्यों से गुज़ारिश करते हैं कि सब जल्द से जल्द हाज़िर होकर भीड़ को व्यवस्थित करें। तो इस तरीके से कमिटी, ठीक है? समिति बनाना। फिर नेक्स्ट है आपका देश में भ्रमण करना। क्या है देश में भ्रमण करना? देश में निर्बाध घूमने-फिरने की स्वतंत्रता, फ्री मूव की, ठीक है? आपका मन है आज मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में परिस्थितियाँ ठीक हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तब आप राजस्थान पहुँच जाइए, गुजरात पहुँच जाइए, ठीक है? मतलब सब कुछ सही है, देश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सपोज़ कीजिए आगे अभी आप लद्दाख जाना चाहें, तो आपको सरकार नहीं जाने देगी, क्योंकि लद्दाख की व्यवस्था जो है अभी नाज़ुक है, हालत जो है अभी वहाँ पर नाज़ुक है, ठीक है? वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तब ऐसे कंडीशन में नहीं, अदरवाइज़ आप कहीं भी घूमिए-फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देश में कहीं भी बसने का अधिकार, मान लो आप कहीं गए थे घूमने, गुजरात गए थे, वहाँ पर आपको कोई अच्छा-सा काम मिल गया, ठीक है? अच्छी आपकी सैलरी है, आपने सोचा कि अब कौन सरकारी-वरकारी नौकरी की तैयारी करे, चलो यहीं बस जाओ, है ना? 2-3 साल तैयारी में लग जाएँगे, उतने में तो मैं लाखों कमा लूँगा, ठीक है? फिर वहीं मान लो कोई मोहतरमा आपको पसंद आ गई, है ना? नैन-मटक्का हुआ 2-4 दिन, उसके बाद फिर आप लगा चलो अब इसको ब्याह भी लगे हाथ कर ही लिया जाए, ब्याह भी कर लिए। मोहतरमा ने कहा कि अब जानू मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे? आप वहीं बस गए। हमने कहा आप कहीं नहीं जाएँगे, यहीं रहेंगे। ठीक? तो देश में कहीं भी बसने का अधिकार भी आपको दिया गया है। साथ में क्या है? व्यवसाय व आजीविका का अधिकार, मतलब आप कोई भी व्यवसाय, वृत्ति या पेशा अपना सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ इसमें टर्म एंड कंडीशन है, जैसे आप लिकर की दुकान मतलब दारू की दुकान खोल के नहीं बैठ सकते, मेडिकल की दुकान नहीं खोल सकते, डॉक्टर नहीं बन जाओगे, पता चला बीए राजनीति विज्ञान से किया है, ठीक है? और जाकर के अपने गाँव में एक क्लिनिक खोल लिए, ठीक? और उसमें लिख लिए डॉक्टर जो भी आपका नाम है, और सर्जरी करने लग गए।
मरीज का तो भगवान ही मालिक, फिर क्या ही होगा। तो ऐसे कुछ-कुछ जगह प्रतिबंध है, अदरवाइज़ जो है आप कोई भी वृत्ति या पेशा अपना सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये हो गई अनुच्छेद 19 में शामिल सारी स्वतंत्रताएँ। इसके लिए एक ट्रिक है, बोस संघ आया व बस व्यापार किया। बोस संघ आया व बस व्यापार किया। इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा ट्रिक-व्रिक मैं नहीं बताता हूँ दोस्तों, है ना? मैं बार-बार रिवाइज़ करवा के याद रखने में, याद करवाने में विश्वास करता हूँ, फिर भी एग्ज़ाम में न्यूमोनिक्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, तो इसको आप देख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 20, है ना? आर्टिकल 20, जिसमें दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, ठीक है? मतलब कुछ अपराध के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में आपको आरक्षण दिया गया है। उसमें क्या आरक्षण दिया गया है? मतलब सपोज कीजिए कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है? और आपके ऊपर किसी कानून के उल्लंघन का चार्ज है, तब के संबंध में आपके कुछ अधिकार हैं। पहला तो अधिकार ये है कि आपको जो दंड दिया जाएगा, वो वर्तमान कानून के तहत दिया जाएगा। मतलब जो कानून प्रचलित है, मान लीजिए चोरी करने के लिए 3 साल की सज़ा दी जाती है, चोरी के लिए 3 साल की सज़ा है। तो और आपने अगर चोरी किया, तो आपको इससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती है। अभी का कानून तो यही है। बाद में भले मान लो आपने चोरी किया था सितंबर में, सपोज कीजिए आपने 1 सितंबर को चोरी किया था, ठीक है? और 15 सितंबर को जो है, मतलब आपने नहीं, कोई किसी व्यक्ति ने, आप तो अच्छे इंसान हैं, तो 15 सितंबर को उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ठीक? अब इसको सज़ा मिलते-मिलते 1-2 साल आराम से लग ही जाना है। इसी बीच में जो है, सपोज कीजिए 1 जनवरी को सरकार ने एक नया कानून बना दिया, जिसमें कहा कि देखो, जो व्यक्ति चोरी करते पकड़ाया जाएगा, ठीक है? उस व्यक्ति को जो है 5 साल की सज़ा देंगे और साथ में हर दिन 10 कोड़े भी लगाएँगे। ठीक? तो इस तरीके के कोई नया कानून बना दिया गया। तो इसको किस कानून के आधार पर सज़ा दी जाएगी? ये जो व्यक्ति ए है, इसको किस कानून के आधार पर सज़ा दी जाएगी? तो इसको इस कानून के आधार पर से सज़ा दी जाएगी। ये पहला वाला जो कानून है, इसके आधार पर, इसके आधार पर नहीं। क्योंकि जिस समय ये अपराध कर रहा था, उस समय जो कानून प्रचलन में था, उसी के आधार पर सज़ा दी जाएगी। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, 2 बार नहीं। इसीलिए न्यायपालिका किसी अपराधी को दंडित करने के लिए इतना समय लेती है, ठीक है? जब तक सारे वो सैटिस्फाइड नहीं हो जाते, तब तक वो पनिशमेंट डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाती है। मान लीजिए यही एक चोर था, एक बार इसने चोरी किया, इसको 3 साल की सजा मिल गई, 3 साल ये जेल में रहा, फिर बाहर निकला, पर वही बात है, आदत से मजबूर, फिर चोरी कर लिया, फिर पुलिस ने इसको पकड़ लिया। ठीक है? फिर इसको न्यायपालिका कोर्ट के सामने लेके गए। कोर्ट ने कहा कि देखो, तुमने पिछली बार भी चोरी किया तो तुमको 3 साल की सज़ा मिली थी। इस बार भी तुमने चोरी किया, 3 साल तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन तुमको जो है हम 3 साल का सज़ा एक्स्ट्रा देंगे, पिछली बार सहित देंगे। तो ये बोलेगा कि देखो महाराज, ऐसा है, मैं भी भारतीय संविधान पढ़ा हूँ, पहले मैं भी तैयारी करता था, है ना? चोर तो मैं बाद में बना हूँ, ठीक है? तो मुझे आप एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दे सकते हैं, 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो पहला तो ये है आपके उसमें जो है, इसको कहा जाता है, ये वाला जो पोर्शन है, इसके लिए कहा जाता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब पूर्व भूत लक्षी प्रभाव से सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा है, एक अपराध के लिए एक बार सजा, नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट जो आपको अधिकार दिया गया है, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है? मतलब आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए जो है वह बाध्य नहीं किया जा सकता कि पुलिस वाले 4 लठ लगाएं और बोल तुमने ही ये चोरी किया है। इस तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो आपके गवाही जो आप पुलिस स्टेशन में देते हैं, वो मान्य नहीं होगी जब तक आप न्यायालय के समक्ष जो है आपकी गवाही नहीं हो जाएगी। मतलब मजिस्ट्रेट जब तक आपकी गवाही नहीं लेगा, आप कुछ भी बोले वो मान्य नहीं है, और ना ही आपको बाध्य किया जा सकता है। ठीक है? पुरानी हिंदी फ़िल्मों में दिखाया जाता था ना, जेल में ले जाके ढंग से तुड़ाई करते थे और पुलिस वाले बोलते थे, "बोल तुमने ही ये किया है।" वो बोलता रहता था, "सर मैंने नहीं किया है।" और वास्तविकता भी यही होती थी, ठीक है? क्योंकि निर्दोष को फँसाया जाता था, और जिस जो अपराध किया हुआ है, उससे ये लोग रिश्वत खा के बैठे रहते थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? ये हो गया अनुच्छेद 20, समझ गए? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्या? अनुच्छेद 21, कौन-सा है अनुच्छेद 21? बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है? लिबर्टी ऑफ लाइफ, सॉरी, जीवन का अधिकार एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है? फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल
लिबर्टी, ठीक है? इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई हैं, बहुत सारी स्वतंत्रताएँ इसके अंतर्गत जो है आपको प्रदान की गई हैं। जैसे देखिए कि इसमें जो है 2 चीज़ों की स्वतंत्रता है। एक तो है आपको इसमें 2 चीज़ों की स्वतंत्रता है। एक है आपको दिया गया है राइट टू लाइफ, मतलब जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार, ठीक है? तो इसमें क्या है, राइट टू लाइफ, मतलब बिना विधि के प्राधिकार के आपको कोई भी जीवन से वंचित नहीं कर सकता। मतलब बिना कानून के आपको कोई भी आपके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, मतलब आपका जीवन नहीं छीन सकता। और दूसरा है क्या, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। अब पर्सनल चीज़ें आप लोग कई जगह बोलते रहते हैं कि ये थोड़ा-सा जो है क्या है, पर्सनल है, तो वही पर्सनल लिबर्टी, ठीक है? आपके जीवन की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, इसमें इसको क्या किया गया है, समाहित किया गया है। क्लियर है बात? तो पर्सनल लिबर्टी, तो इसमें 2 अधिकार शामिल है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है? मतलब जीवन का अधिकार। अब पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, निजता का अधिकार। क्या है आपका? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। इसको आपको पता है, ये याद रखिएगा आपको, इसको जो ये निजता का आपका अधिकार है, यह 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया था, पुट्टा स्वामी, पुट्टा स्वामी ये रिटायर्ड जज थे, इनके पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत संघ, ठीक है? यूनियन ऑफ इंडिया जो है, इस केस में, ठीक है, इस केस में ये जजमेंट दिया गया था कि व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। नहीं तो पहले न्यूज मीडिया वाले पूछने लगते थे, ठीक है, कि आप अपने पर्सनल स्पेस के बारे में भी बताइए, और जब व्यक्ति बताना नहीं चाहता तो उसको क्रिटिसाइज करते थे, ठीक? तो उसकी आप पर्सनल जानकारी नहीं पूछेंगे, ना तो कोई दूसरा व्यक्ति पूछेगा, ना ही सरकार पर्सनल जानकारी के बारे में पूछताछ करेगी जब तक आवश्यक ना हो। वैसा ही आप देख लीजिए पर्सनल लिबर्टी में ही है, लोगों की जो है सेक्सुअल चॉइस, ठीक? जैसे जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, ठीक? उसके अधिकारों की बात आप देख लीजिए, ठीक? तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के अधिकारों की बात आप देख लीजिए, इस 2018 का केस है, 2018 का इसमें केस है। इसमें क्या किया गया था, एक एक सेक्शन था, ठीक है? आईपीसी का एक सेक्शन था, आर्टिकल 377, 377, आर्टिकल नहीं, सॉरी, सेक्शन 377 को जो है, इसको क्या किया गया, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वह इनवैलिड कह दिया गया, अवैध करार दे दिया गया, और कहा गया कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जीवन जीने का अधिकार है, मतलब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। नहीं तो पहले ये क्रिमिनलाइज्ड था, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है सेम जेंडर के साथ जो है किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो उसको क्रिमिनल एक्ट माना जाता था और पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन बाद में 2018 में एक केस हुआ था, उस केस का नाम है नवतेज सिंह, नवतेज सिंह जौहर, नवतेज सिंह जौहर, जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक केस था 2017 का, इसमें डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद रखिएगा, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी अधिकार जो है इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे विदेश जाने का अधिकार, नींद का अधिकार, मतलब पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, निजता का अधिकार, बिजली का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पीने के पानी का अधिकार, ठीक है? तो आजीविका के भी कुछ अधिकार इसमें समाहित किए गए। सुप्रीम कोर्ट जो है समय-समय पर बहुत सारे अधिकारों को इसकी श्रेणी में लाता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बिना जो जीवन है वह व्यर्थ होता है, ठीक? इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख वाद हैं, 2-3 तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1-2 वाद और है, जैसे मेनका गांधी का, ठीक है? ये विदेश जाने से संबंधित है। किससे? विदेश जाने से संबंधित है। ये भी आपकी पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक? फिर ओल्गा टेलिज वर्सेस बॉम्बे नगर निगम, ओल्गा टेलिज वर्सेस बॉम्बे नगर निगम, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन का अधिकार जो है ये आपको दिया गया है। बस आपको ये याद रखना है कि इस जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब आप अपने जीवन को स्वयं से समाप्त नहीं कर सकते। प्राकृतिक रूप से किसी की मृत्यु होती है, इट्स ओके। किसी को अपराध स्वरूप फांसी की सजा दी जाती है, इट्स ओके। लेकिन आप स्वयं से सुसाइड करने की कोशिश करेंगे तो एक अपराध माना जाता है, एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता है। तो जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं है, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है, इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 21 में एक संशोधन किया गया था और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A, 21 का। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ठीक है? सरकार के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ठीक है? इसी के लिए सरकार प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल जो है
जगह-जगह ओपन करती है, ताकि बच्चे जो हैं स्कूल तक आसानी से पहुँच सके। मिड डे मील योजना, स्कूल चलें अभियान और ऐसे तमाम तरीके की योजनाओं के माध्यम से प्रमोट किया जाता है, ठीक है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 ए में किया गया है। इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। मूल संविधान में ये नहीं था, बाद में इसको जो है ऐड किया गया है 86वें संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है? इसके तहत ये हुआ है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है और उसके बाद से ही बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, 2009 बनाया गया था, जो कि लागू हुआ था 2010 में। इसी को कई बार राइट टू एजुकेशन कहा जाता है, आरटीई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरटीई। तो अगर आपसे पूछा जाए आरटीई अधिनियम कब बनाया गया था, तो आप बताएंगे 2009 में। लागू कब हुआ था? 2010 में। इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना। केस भी याद रख लो, लगे हाथ अगर केस भी है, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है, उसके थ्रू जो है ऐड किया गया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें जो है, जिस जजमेंट का नाम है, एमपीपीएससी ने पूछा था इसे, उन्नी कृष्णन, क्या कहते हैं इसे? उन्नी कृष्णन, उन्नी कृष्णन, है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पूरा इसको इस तरीके से कहेंगे, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। माफी चाहूंगा, मैं आधा इंग्लिश आधा हिंदी में लिख देता हूँ जल्दी जल्दी में, है ना। तो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का केस है ये, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक आवश्यक अधिकार है, ये जो है फंडामेंटल राइट की श्रेणी में होना चाहिए। फिर बाद में ऐसा हुआ कि 2002 में जो है सरकार ने कानून के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की इस बात को लागू करवाने की कोशिश की। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका क्या? गिरफ्तारी के और निरोध से संरक्षण। किससे संरक्षण? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अभी हाल में तो ये बहुत चर्चा का विषय भी बना हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22, यहां तक पूरी स्वतंत्रता के ही अधिकार हैं, इसके बाद फिर दूसरे अधिकार लग जाएंगे। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मतलब अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर ली, तब आपके पास क्या अधिकार है? और अगर आपको निवारक निरोध कानूनों के तहत जो है बंदी बनाया जाए, तब आपके पास क्या अधिकार है, ठीक है। तो आपके पास क्या अधिकार? अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है, तो आपको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। पहले जैसे हिंदी मूवियों में नहीं होता था कि पुलिस वाले आते थे, किसी के पति को उठा के ले जाते थे और अपने कार में, वही कमांडर कार, उसमें बैठा के ले जाते थे और पत्नी पीछे पीछे दौड़ती रहती थी और बोलती थी, मेरे पति को क्यों ले जा रहे हो, बता तो दो, बता तो दो, है ना। अब वो खत्म हो चुका है। जब तक आप कारण नहीं बताएंगे, ठीक है, या आप उसको थाने लेके जा रहे हैं इज्जत के साथ, बाइज्जत जो है आप थाने लेके जाइए। अगर वो व्यक्ति स्वेच्छा से चल रहा है, तो आप उसे हथकड़ी भी नहीं लगाएंगे। अनुच्छेद 21 में इसको समाहित किया गया है, ठीक है। अगर वो आपके साथ प्रेम से चल रहा है, तो जबरदस्ती आपको सिंघम बनने की जरूरत नहीं है कि आप उसका कॉलर पकड़ें, ठीक है, हथकड़ी लगाएं, घसीटें, है ना। जब उस अपने पैरों से आपके साथ चलने जाने को तैयार है, तो क्यों जबरदस्ती का सिंघम बनना? ठीक। तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, वो आप पुलिस के द्वारा व्यक्ति को बताया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मजिस्ट्रेट देखेगा कि इस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, वो वैलिड रीजन की वजह से किया गया है या एवं ही, ठीक है, पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए जो है बंदी बना के ले आई है पुलिस, ठीक। तो 24 घंटे के भीतर जो है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? मनपसंद वकील से सलाह लेने की आजादी भी दी जाती है उसको, ठीक है। तभी तो कई बार पुलिस वाले किसी को पकड़ के लेके जाते हैं और बोलते हैं, बोलो तुमने ये किया है, वो किया। बोले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलेगा मेरा वकील बोलेगा, ठीक। तो वकील से सलाह लेने की आजादी होती है। तो ये आपको अनुच्छेद 22 के तहत प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक जो है, एक तरीके से एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है अगर गिरफ्तार किया जाता है, निवारक निरोध कानूनों के तहत, निवारक निरोध कानूनों के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तब उसे ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। क्लियर है बात? ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होते हैं? जैसे अभी हाल में एक चर्चा में बना हुआ है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत जो है सोनम वांगचुक जी को जो है गिरफ्तार किया गया है। मतलब इस व्यक्ति ने अभी अपराध किया नहीं है, लेकिन अपराध करेगा, इस बात की आशंका से पहले से उस व्यक्ति को जो है नजरबंद कर लेना, ठीक है। जैसे सपोज करो, एक दो प्रेमियों का जो है, दो प्रेमी जोड़ा है, उनका विवाह जबरदस्ती करवाया जाए। उसमें से एक प्रेमी जोड़ा अपने घर वाले को धमकी दे दे कि देखो, अगर मेरी शादी जबरदस्ती करवाओगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। घर वाले इस बात के डर से कि कहीं ये घर से भाग ना जाए, उसको घर के अंदर जो है बंद कर दें और बाहर से ताला लगा दें
कि अब ये ताला तभी खुलेगा जब हमारे घर पे जो है, जिससे वो शादी करवाना चाहते हैं, उसकी बारात आ जाएगी। ठीक है? 7 फेरे लगवाने के बाद ही इसे छोड़ेंगे हम। ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में जो है अ, ऐसा ही कुछ प्रकृति होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की या निवारक निरोध कानूनों की। ठीक है? इस कंडीशन में आप इनको प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए अलग प्रावधान है। ठीक है? लेकिन आजकल के प्रेमी युगल भी जो हैं वो इन सब दबावों में नहीं आते। आप देखिए अभी एक पिछला जो घटना हुआ था, सोनम का केस, शायद इंदौर का कोई एक इस तरीके का केस है ना? ठीक है, राजा और सोनम का जो केस है, तो घर वालों को भी समझना चाहिए, प्रेमी युगल को जो है अलग नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। शोषण, अगर किसी के द्वारा आपका शोषण किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी जो है आपको कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है आपका क्या, अनुच्छेद 23। क्या है अनुच्छेद 23, 23। इसमें मानव दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। क्या किया गया है? मानव दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे बच्चों की, महिलाओं की खरीद-फरोख्त की जाती है। ठीक है? कई पर्पज़ से, कभी कई बार जो है देह व्यापार करवाया जाता है। ठीक है? या फिर क्या करवाया जाता है, इन महिला बच्चों की जो है, जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं, है ना? उनको निकाल करके जो अमीर लोग होते हैं, है ना? उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बेगार मतलब काम तो करवाया जा रहा है लेकिन मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। एक व्यक्ति है सुबह से शाम तक किसी के खेत में, किसी के घर में काम कर रहा है, शाम को जाके कह रहा है मालिक सैलरी चाहिए। बोले कहाँ की सैलरी? ठीक है? तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, भूल गया? तो ये कहते हैं बेगार। या बलात् श्रम, जबरदस्ती काम करवाना, इसका प्रतिषेध किया गया है। मतलब आप ऐसा नहीं करवा सकते। पुराने जमाने में ये जो जमींदार साहूकार लोग हुआ करते थे, जब लोग इनका कर्ज ले लेते थे, आपने एक प्रेमचंद की बहुत अच्छी उपन्यास है, कभी जीवन में समय मिले तो पढ़िएगा, गोदान। ठीक है? उसमें ये इसको दिखाया गया है और भी बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं, उस समय के नॉवेल्स हैं, उनमें इसको बताया गया है। ठीक है? तो बेगार, इसी को गुप्ता काल में विष्ठी कहा जाता था। ठीक? तो भला इसका प्रतिषेध किया गया। अगर ऐसा करवाया जाता है तो वो एक अपराध है। ठीक है? तो भैया कभी भी किसी से काम करवाना, उसको ईमानदारी से उसका मेहनताना दे देना और 100-50 ज़्यादा ही दे देना। ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 24। क्या है अनुच्छेद 24? अनुच्छेद 24 में बात की गई है कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों, खास करके हैजार्डस वर्क में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हैजार्डस मतलब खतरनाक कामों में, जैसे पटाखे की फैक्ट्री, ठीक है, बारूद की फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, जहां पर बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, वहां पर आप उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इससे इनका शोषण ना हो सके। ठीक? तो ये हो गया क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो, आपको अपने धर्म को मानने के लिए भी आजादी दी गई है, ताकि आप अपने धर्म को बेफ़िक्र होकर के जो है उसको फ़ॉलो कर सकें, ठीक है? और उसको प्रोपेगेट भी कर सकें। तो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट है। ऐसा करने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता, और अगर रोके तो आप दौड़ जाओ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तुरंत दिल्ली की ट्रेन बुक करो, न्यू दिल्ली की, और पहुँच जाओ सुप्रीम कोर्ट। बस जेब में पैसा लेके अच्छे से जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकील जो है करोड़ रुपए से कम में बात ही नहीं करते हैं, ठीक है? तो अब हम इसमें देखते हैं अनुच्छेद 25। सबसे पहले है क्या, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म को मानने, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता है। क्या है? धर्म को मानने, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता है। मतलब आपका मन कर रहा है आप ए धर्म को माना तो आप ए को मानिए, बी को मानने का मन है बी को मानिए, सी को मानने का मन है सी को मानिए, उसके अनुरूप आचरण कीजिए। अगर ए धर्म का व्यक्ति जो है कोई विशेष वेशभूषा धारण करता है, आप धारण कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। उसका प्रचार करना है, आप प्रचार प्रसार कीजिए। ठीक है? तो आचरण करने की, प्रसार की स्वतंत्रता है। ठीक है? लेकिन आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, ये जितने भी मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, ये निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। मतलब अगर सरकार चाहे तो इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। क्लियर है बात? ठीक है? जैसे प्रचार के नाम पर जबरन धर्मांतरण करने लगना, तो सरकार इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने लग गए, है ना? कानून व्यवस्था को बिगाड़ने लग गए। नेक्स्ट है आपका क्या, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है? जैसे अभी देखिए नवरात्रि का समय आया तो सब पंडाल वाले अपने-अपने पंडालों को मैनेज कर रहे थे, ठीक है? तो उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई मंदिर है, ठीक है? तो मंदिर की एक समिति बनाई जाती है, फिर उस समिति के द्वारा उस मंदिर के पूरा फंड, जो भी दान दक्षिणा, उसका जो उसमें जो कर्मचारी हैं, उन सब के जो है मैनेजमेंट का अधिकार दिया गया है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। नेक्स्ट है 27, अनुच्छेद 27। इसमें क्या है?
धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब कोई भी धार्मिक संस्था आपसे जबरदस्ती कर नहीं वसूल सकती, टैक्स नहीं ले सकती। दो चीजें हैं, टैक्स और फीस, इन दोनों में अंतर होता है। टैक्स जो होता है वो कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी। इससे कोई नहीं बच सकता, ये देना ही देना है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, आप साबुन लेने अगर जा रहे हैं और अगर साबुन परचेस करेंगे तो आपको जीएसटी देना ही देना है। अगर आपकी कमाई 12 लाख से ज्यादा है तो आपको जो है इनकम टैक्स देना ही देना है, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन फीस का ऐसा है, ये तभी आपको देना पड़ेगा जब आप उस सर्विस को अवेल करेंगे, मतलब उस सुविधा का लाभ उठाएंगे। जैसे आप किसी सपोज कीजिए आप सांची का स्तूप घूमने गए, तो वहां जाने के लिए भारतीयों के लिए आप भारतीयों को 20 रुपए की टिकट लगती है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो 20 रुपए का फीस दीजिए, जाइए। शुल्क कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? शुल्क कहते हैं। नहीं जाना है तो बाहर खड़े रहिए, ठीक है, कोई आपको जबरदस्ती बाध्य नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जब तक आप ये नहीं देंगे जाने भी नहीं दिया जाएगा। तो धार्मिक संस्थाएं आपसे टैक्स नहीं ले सकती, फीस ले सकती हैं। जैसे कई मंदिरों में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जैसे अक्षरधाम मंदिर में आप जाइए, वहां टिकट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्या? अनुच्छेद 28। क्या है? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 ये कहता है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, मतलब जैसे देखिए बहुत सारे आपने नाम सुना होगा, जैसे मदरसे हैं, है ना? मदरसे हो गए। फिर एक ये है डीएवी होता है एक, ठीक, डीएवी ये एक स्कूल है, दयानंद देवी हिल्ले नहीं है, दयानंद वैदिक स्कूल करके ऐसा कुछ करके इसका नाम है, ठीक है। तो या सरस्वती स्कूलों में भी, वैसे तो सरस्वती स्कूलों में नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी तो ऐसे संस्थाएं, ठीक है, जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त नहीं करती हैं, उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा भी दी जा सकती है। क्लियर है बात? जैसे मदरसों में जो है लोगों को कुरान पढ़ाया जाता है, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन स्कूल है जहां पर लोगों को बाइबल पढ़ाया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब ये क्या है भैया? इसमें सबसे पहले आता है, कई बार इसको अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहा जाता है, राइट फॉर द माइनॉरिटी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को अधिकार दिया गया है। देखिएगा इसमें क्या है, इसमें पहला है अनुच्छेद 29। क्या है? अनुच्छेद 29, 29। इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। किसका संरक्षण? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन। अब इन दोनों का मतलब समझ लीजिए जरा। पहला जो अनुच्छेद ये है कि मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, उसकी कोई विशेष विशेष भाषा, साहित्य, साहित्य, संस्कृति, संस्कृति आदि है, तो वो उसको जो है संरक्षित कर सकता है। क्या कर सकता है? संरक्षित कर सकता है। संरक्षित कैसे करेगा? अपने जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किया जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा, वहां पर इस भाषा का प्रयोग करवा सकता है, इन साहित्यों को सिलेबस में इंक्लूड करवा सकता है, इस संस्कृति को फॉलो करवा सकता है। क्लियर है बात? तो ये दोनों अधिकार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है, ये आर्टिकल 29 केवल अल्पसंख्यकों को ही नहीं, ठीक है, समाज के अन्य वर्गों को भी मिला है, अन्य वर्गों को भी दिया गया है, ठीक है, चाहे वह बहुसंख्यक ही क्यों ना हो, लेकिन सबको अपने भाषा, साहित्य, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। क्लियर है बात? तो ये दो अनुच्छेद हो गए संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है वह मदरसों की स्थापना किया जाना, क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा क्रिश्चियन स्कूल ओपन किए जाना, ठीक है, तो इसी के बेसिस पर जो है वो इसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसके बारे में मैंने पहले शुरुआत में ही चर्चा की थी, ठीक है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस के लिए और जो करंट में रहते हैं उनके लिए जो है मैं कभी कभी बीच में यूट्यूब शॉर्ट्स बना देता हूं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उन शॉर्ट्स के माध्यम से भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। उसमें रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जो है किसी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और उसको देखिए, अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर कीजिए, है ना। अब हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आपका दोस्तों, ये हमारे भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से,
ठीक है, अनुच्छेद 32 का जो प्रोविजन है, ठीक है, ये जो अनुच्छेद 32 का प्रोविजन है, यह ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसीलिए इसे जो है रिट ज्यूरिसडिक्शन भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा इसे संविधान की हृदय व आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को या किसे संविधान के हृदय व आत्मा कहा है, तो किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को, जिसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है बात? लेकिन अगर बी आर अम्बेडकर नाम नहीं दिया है तो फिर प्रियम्बल में चले जाइएगा। प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्लियर है बात? अब इसमें है क्या? अनुच्छेद 32 में है क्या? ये मौलिक अधिकारों की गारंटी की सुरक्षा देता है ना? उल्लंघन करने पर अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आप उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट पहुंच जाइए। ठीक है, तो रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की किस अनुच्छेद में है? 32 में है। हाई कोर्ट की किस में है? 226 में है। ठीक है, ये दोनों अनुच्छेद के माध्यम से आप अपने मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। ठीक है, अगर राज्य आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो। अब इसमें 5 प्रकार के रिट हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट। ये पांचों प्रकार के जो रिट है, इनके नाम से आप घबराइएगा नहीं, ये सब लैटिन वर्ड हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय तो जो है लैटिन जो भाषा है वही फेमस चलती थी। आप विज्ञान में देखिए, है ना, आप राजनीति विज्ञान में देखिए, आप जितने भी सब्जेक्ट में देखिए, आपको लैटिन जो है शब्दावली देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो रिट है वो है आपका क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है किसी को सशरीर प्रस्तुत करना। क्या करना? सशरीर प्रस्तुत करना। एक्चुअली देखिए, राज्य के द्वारा जब आपके शरीर को बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि आप बिना शरीर के अपने मौलिक अधिकारों को एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे आत्मा बिना शरीर के जो है वह इस दुनिया में जो भी विषय है उनका भोग नहीं कर सकती। ठीक है, उसको कोई ना कोई शरीर चाहिए। वैसे ही फंडामेंटल राइट को उपभोग करने के लिए आपको शरीर की जरूरत है। और इस शरीर को अगर मान लो पुलिस वाले बंदी बना करके जेल के अंदर ले जाके ठूस दें, तो फिर आप अपने फंडामेंटल राइट को कैसे एंजॉय करेंगे? क्योंकि वहां तो आप ऑर्डर नहीं चला सकते कि आज सुबह मुझे ब्रेकफास्ट में सैंडविच चाहिए, लंच में जो है पराठे चाहिए, डिनर में जो है मटर पनीर चाहिए, या जो भी आपकी चॉइसेस हों। ठीक तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपको हिरासत में लिया जाता है और अनुच्छेद 22 के तहत 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, तो आप अब आप खुद तो नहीं जा सकते, आपके रिश्तेदार, दोस्त, वकील के माध्यम से इस रिट को जारी करवा सकते हैं। और न्यायपालिका तब ये आदेश जारी करता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, जिसे बंदी बनाया गया है, जिसे हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसे जो है कोर्ट के प्रेजेंट मतलब कोर्ट के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, कोर्ट के समक्ष क्या करे? प्रस्तुत किया जाए। फिर न्यायपालिका देखेगी कि इसको बंदी बनाया गया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, और अगर न्यायपालिका को लगता है कि यार इसको जबरदस्ती बंदी बना के रखें, जबरदस्ती गिरफ्तार किया है पुलिस ने, तो न्यायपालिका उसको रिहा कर देगा। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण है। ठीक, दूसरा है आपका परमादेश। क्या है आपका? परमादेश, जिसे कहा जाता है क्या? मैंडेमस। ठीक है, जिसे कहा जाता है मैंडेमस, परमादेश। परमादेश, मैंडेमस। ठीक, मैंडेमस का क्या मतलब होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? हम आदेश देते हैं, वी कमांड। इसका इस रिट को जो है दोस्तों तब इशू किया जाता है, इस रिट को तब इशू किया जाता है, परमादेश को तब इशू किया जाता है जब यहां मैं एक एक करके इसको लिख भी देता हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आपका समझना जरूरी है। आप समझने के लिए ही तो इस क्लास में आए हैं, है ना? तो परमादेश, परमादेश, देखिए परमादेश या मैंडमस को तब इशू किया जाता है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी, जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी जो है अपने काम को करने से मना कर दे या टालमटोल कर रहा हो। सार्वजनिक प्राधिकारी मतलब यही सरकारी बाबू, ठीक है, या सरकारी कर्मचारी, उसमें सब शामिल है, आईएएस से लेकर के सब शामिल है। ये अपने काम को करने से इनकार कर दें या अपने कर्तव्यों को पूरा ना करें, मतलब इनको जो कर्तव्य दिया गया है, अपने कर्तव्यों को अगर ये पूरा नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों को अगर ये पूरा नहीं करते, ठीक है, जैसे जैसे सपोज कीजिए ग्राम सचिव, जो सचिव महोदय होते हैं, उनका काम होता है कि गांव में ऐसे लाभार्थियों का चयन करना जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। ठीक है, और जितनी भी योजनाएं उनका लाभ दिया जाए। सचिव साहब का पता ही नहीं है, महीनों से गांव ही नहीं पहुंचे हैं, लाभार्थी का चयन कौन करेगा?
ठीक है? तो या तो कोई लाभार्थी इनके पास गया है और बोला वही जैसे पंचायत वेब सीरीज़ में होता है कि सचिव साहब हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर तो मिल जाएगा ना? सचिव साहब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मना कर दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में वह प्रताड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति न्यायपालिका जा सकता है और न्यायपालिका से यह रिट इश्यू करवा सकता है। इसमें न्यायपालिका उस व्यक्ति से पूछेगी, तो सार्वजनिक प्राधिकारी से जो है पूछा जाएगा कि भैया क्या समस्या है? ज़रा हमको बता दो आप, क्यों अपने आप कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हो? क्लियर है बात? तो ये है परमादेश। नेक्स्ट जो आपका रिट है, वो है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का क्या मतलब होता है? क्यो वारंटो का मतलब ये होता है अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, मतलब आप जो ये कर रहे हो इसके पीछे क्या अधिकार है, आपके पास कौन सा प्राधिकार है। जस्ट सपोज कीजिए कि क्या हो, अधिकार परीक्षा है ना, अधिकार परीक्षा, इसका क्या मतलब है? इसमें यह है कि आपने किस अधिकार से ये पद धारण किया है। सपोज कीजिए, ठीक है, मान लीजिए किसी को एसआई बनना है, ठीक, एमपी में, मध्य प्रदेश में एसआई बनना है, तो उसको सबसे पहले क्या है, एमपी एसआई का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको जो है प्रीलिम्स का एग्जाम पास करना पड़ेगा। प्रीलिम्स का एग्जाम पास करने के बाद जो है आपका जो है फिजिकल होगा। फिर जब आप ये दोनों स्टेजेस को पास कर जाएंगे तब जो है आपको सरकार के द्वारा एसआई बनाया जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति है और इसके लिए कुछ प्रोविजन भी है कि वह व्यक्ति 21 साल का होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसा हो कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र अभी जो है 20 साल है और वो ग्रेजुएट भी नहीं है, ठीक है? सरकार के द्वारा जो है उसको एसआई बना दिया गया और यह एसआई जो है किसी ए व्यक्ति को जो है धर लाया थाने में, ठीक है? थानेदार बना और ये किसी ए व्यक्ति जिससे पर्सनल दुश्मनी थी, धर लाया उसको थाने में। अब इस व्यक्ति के द्वारा जो है यह अधिकार परीक्षा रिट का यूज किया जाएगा और न्यायपालिका से कहा जाएगा कि आप फलाना व्यक्ति से पूछिए कि किस बेसिस पर वो उस पद को होल्ड किए हुआ है, उसके पास तो उसकी योग्यता ही नहीं है, उसके पास वो एलिजिबल ही नहीं है उस पद के लिए। क्लियर है बात? तो इसको कहा जाता है अधिकार परीक्षा। आपने एक मूवी देखी होगी, कोई सी मूवी अक्षय कुमार या पता नहीं किसकी है, जिसमें वो फर्जी टैक्स इंस्पेक्टर बन के रेड डालने जाते हैं, ठीक है, टैक्स रेड डालते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, सर्च्यूररी। नेक्स्ट है आपका क्या, अब सॉरी क्यू वारंटो। अब ये जो दो रिट हैं, ये जो दो रिट हैं, यह न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। एक है आपका उत्प्रेषण और दूसरा है आप सबका प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उत्प्रेषण और प्रोहिबिशन दोनों को हम लोग थोड़ा सा चार्ट बना के समझ लेते हैं, ठीक, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये नोट्स में आपको कंप्लीट मिलेगा, आप घबराइएगा नहीं। जो भी चीज़ें मैं आपको अलग से बता रहा हूँ वो सब एड ऑन करके आपको दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स मैं ही बनाता हूँ। जो भी चीज़ें रहेंगी मैं उसको प्रॉपर तरीके से लिख के आपको टेलीग्राम चैनल में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दो चीज़ें हैं, एक है आपका क्या है, प्रतिषेध है, क्या है, प्रतिषेध, और दूसरा है उत्प्रेषण। दूसरा है आपका क्या, उत्प्रेषण। देखिए प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना। और उत्प्रेषण जो होता है, उत्प्रेषण मतलब काम हो गया है उसके बाद रोकना। ठीक है, मतलब इसका जो शाब्दिक मतलब होता है, जो उत्प्रेषण है उसमें कार्यवाही रोकना। ठीक है, मतलब दोनों का एक तरीके से मोटा मोटा अर्थ समझिए कि रोकना है। क्या होता है, जब किसी लोअर कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा, किसी लोअर कोर्ट के द्वारा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं ना उनको लोअर कोर्ट कहा जाता है, अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। लोअर कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के, अपने क्षेत्राधिकार से, इनका जो क्षेत्राधिकार से उससे बाहर जाकर के जो है ये जब कार्य करते हैं, तो जो हायर कोर्ट है, जो हायर कोर्ट है, इनके जो हायर कोर्ट, इनके ऊपर कौन बैठा हुआ, हाई कोर्ट बैठा हुआ, और हाई कोर्ट के ऊपर कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट। तो हायर कोर्ट जो है उनको ऐसा करने से रोक देता है, बोलता है खबरदार अगर आगे बढ़े तो। सपोज करो आप अपना खेत जोतने गए थे, ठीक है, और आप पड़ोसी का खेत भी जोतने लग गए, पड़ोसी आएगा लठ लेके, बोलेगा खबरदार मेरे खेत में अगर जुताई करने की कोशिश की तो वैसी ही स्थिति है यहाँ पर, तो इसको रोक दिया गया। बस ये याद रखना है आपको कि अभी लोअर कोर्ट में जो मुकदमा है वो चल रहा है, अभी मुकदमा जो है वह चल रहा है, अभी जो है इसमें चल रहा है, इसमें निर्णय नहीं आया है। क्या नहीं आया है, निर्णय नहीं आया है। निर्णय आने के पहले ही पूरी खेत की जुताई नहीं हुई है, उसके पहले ही पड़ोसी को किसी ने बताया कि अरे देख 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 वो तुम्हारे खेत में जुताई करने लग गया है। पड़ोसी तुम्हारे खेत, उस खेत में तुम पहुंच ही रहे थे जुताई करने के लिए कि वो पहुंच गया और उसने आपको रोक दिया, तब जो रिट इशू किया जाता है वो प्रतिषेध है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ये है उत्प्रेषण, ये भी ऐसे ही होता है, लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट के द्वारा जो है ये रिट इशू किया जाता है। मतलब ये जो रिट है यह हायर कोर्ट के द्वारा जो है, हायर
कोर्ट के द्वारा किसको इशू किया जाएगा? लोअर कोर्ट के द्वारा। कब इशू किया जाएगा? जब ये अपने ज्यूरिसडिक्शन से, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके काम करे। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जब ये मुकदमा चल रहा था, यहाँ चल रहा था, लेकिन यहाँ जो लोअर कोर्ट है उसने निर्णय दे दिया है, मतलब जजमेंट दे दिया है, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा देनी थी, दे दी, ठीक है, या किसी व्यक्ति को कोई और फैसला सुनाना था, उसने सुना दिया है, तब ऐसे केस में उत्प्रेषण कहा जाता है। इसको सामान्य भाषा में स्टे लेना भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्टे लेना। कई बार नहीं कहते कि उसने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया है, ठीक है, तो ये स्टे ऑर्डर है एक तरीके का। लेकिन उत्प्रेषण क्या है? निर्णय आ गया है, ठीक है, तब के केस में आप उत्प्रेषण रिट दायर कर सकते हैं। इसको और एग्जाम्पल से समझना है तो जरा ऐसी तरह समझ लीजिए कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ या किसी और राज्य का एक जिला न्यायालय है और वह मध्य प्रदेश के किसी विवाद की सुनवाई करने लग जाए, जबकि कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अथॉरिटी जो होती है अपने डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित होती है। क्लियर है बात? ठीक है, उसका दायरा जो है अपने जिले तक ही सीमित होता है, वो अपने जिले के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले मामलों को ही सुन सकता है। क्लियर है बात? तो ये है आपका उत्प्रेषण। तो ये 5 रिट आपको याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, गिरफ्तार व्यक्ति के लिए एक ये हथियार है, ठीक है, ताकि उसको कोई बिना मतलब गिरफ्तार करके ना रख सके। परमादेश, मैंडेमस, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहा है, पहुंच जाइए आप दिल्ली का टिकट कटा के। फिर है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, कोई किसी के पास उस पद की योग्यता नहीं है लेकिन वो पद धारण करके बैठा हुआ है, तब भी आप जा सकते हैं न्यायपालिका, क्योंकि उससे दूसरे का अधिकार का उल्लंघन होगा ना। एक व्यक्ति जो डॉक्टर, जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, वो डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, ठीक, अब वो सोचो सर्जरी करेगा तो क्या हालत करेगा लोगों की, ठीक। वैसा ही उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है, ये दोनों न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात? अब एक लास्ट वाला जो टॉपिक है इसमें हम लोग वो देख लेते हैं, वो ये है कि अनुच्छेद 33 क्या कहता है, आर्टिकल 33 क्या कहता है। आर्टिकल 33 ये कहता है कि सुरक्षा बलों के अधिकार सीमित करने की संसद की शक्ति। मतलब जो सुरक्षा बल होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, उनके अधिकारों को, उनके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? अरे भाई, आप मिलिट्री में हो और मिलिट्री का एक अपना डिसिप्लिन होता है, ठीक है। सपोज कीजिए मिलिट्री वाला एक दिन जो है लेट हो जाए पहुंचने में, ठीक, तो सामने वाला जो है उसको, जो उसका जो कमांडर है उसको बोलेगा लगा 10 चक्कर ग्राउंड के, अधमरा हो जाता है व्यक्ति। वो लोग जो है युद्ध करने गए हैं या कहीं पर उनको तैनात किया गया है, 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, शुद्ध साफ पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, बंकर में घुसे हुए हैं। अब ऐसे कंडीशन में अगर वो लोग अपने मूल अधिकारों की मांग करने लगें तब तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह मिलिट्री पर्सन्स के मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। इसीलिए तो सेना में जाना बड़ा कठिन काम होता है दोस्तों, क्योंकि वहां बहुत अनुशासन के साथ रहना पड़ता है, ठीक है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक व्यक्ति ने सेना में जो खाना दिया जाता है उसको लेकर के कोई एक वीडियो बना के फेसबुक में अपलोड कर दिया था। बाद में उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, क्योंकि उसको कहा गया कि तुम्हें पहले ही बताया गया है कि सेना के अपने कुछ नियम कायदे होते हैं, अगर आपको कुछ समस्या है तो आप हमसे बोलिए। क्लियर है बात? फिर आपका नेक्स्ट आर्टिकल है, वो है आपका आर्टिकल 34। क्या है? आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 कहता है कि जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ मतलब सेना का कानून लागू हो, वहां पर जो मूल अधिकार हैं वो सीमित हो जाते हैं। जहां पर मिलिट्री का कानून लागू होता है वहां पर मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं, बहुत सारे आपके अधिकार छिन जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 में दिया है फ्री घूमने का अधिकार। अब मार्शल लॉ लागू है, आप घर से निकले झोला टांग के, सेना ने 2 लठ लगाए, बोले जा वापस घर के भीतर, बोले मैं, तुम धमकी देने लग गए मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। फिर 2 लठ मारा, बोला अभी जाता है या पहुंचाऊं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए मान लो गलती से, सुप्रीम कोर्ट भी 2 लठ मारेगा, बोलेगा वापस घर जाओ। भूल गए हो वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वह आपके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण है अप्सपा, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। आर्म्ड अप्सपा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अप्सपा कहते हैं इसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, आर्टिकल 35, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? मूल अधिकारों के संबंध में जो भी कानून बनाने की शक्ति है वह संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। राज्यों को इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। क्लियर है बात? 15-16 में कुछ विशेष अधिकार है राज्यों के पास, उनको छोड़ करके अन्यथा जो भी अधिकार है वो सब संसद के पास है। क्लियर है? मतलब इसमें सीएम साहब कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेंगे पीएम साहब मतलब केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 35। अब मूल अधिकार की 2 श्रेणियां हैं, ये आपको याद कर लेना, बिल्कुल रट्टा मार लो इसको। रट्टा मार लो क्या है कि कुछ मूल अधिकार जो हैं वह केवल नागरिकों को दिए गए हैं, केवल भारतीयों को दिए गए हैं, ठीक है। जब मैं आपको नागरिकता पढ़ा रहा था तब बताया भी हूं। और कुछ अधिकार है जो भारतीयों और विदेशियों, विदेशियों मतलब सभी को,
है ना? जनरली हमारे यहाँ क्या है, अमेरिका से या ब्रिटेन से गोरे लोग जो आते हैं, हम केवल उन्हीं को विदेशी समझते हैं। वो सभी लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, वो सभी विदेशी माने जाते हैं। ठीक है? तो केवल भारतीयों को जो नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, मूल अधिकार प्राप्त हैं, वो है 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन्हीं अधिकारों को क्यों नागरिकों को दिया गया है और बाकी को सभी को दे दिया गया? क्या महत्व है इनका? आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है? नेक्स्ट है, जो सबको दिया गया है, तो इनको छोड़ करके जितने भी फंडामेंटल राइट हमने पढ़े हैं, वो सबके पास है। ठीक है? 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सबके पास है। क्लियर है बात? ठीक? लेकिन ये फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और ये अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में जो है मैंने आपको आर्टिकल 21 पढ़ाते समय बता दिया है। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है? धन्यवाद।